हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और अब बायोलॉजी का भी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। तो अब आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर ले रहे होंगे। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में आए होते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें और बार बार रिवीजन ज़रूर किया करें, वरना आपको भूलने लगेगा तो आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए आपको वीडियो रेगुलर देखा करें और रिवीजन ज़रूर किया करें। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग का चैप्टर चल रहा था जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव रसायन के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन जीवधारियों की रासायनिक घटकों का, सेकंड है जीवधारियों के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, थर्ड है एक और दो, दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है कि जैव रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जैव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री। तो आपका जैव रसायन जो होता है इसके अंतर्गत आप जीवधारियों के रासायनिक घटकों का भी अध्ययन करते हैं और जीवधारियों के रासायनिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। जीवधारी का रासायनिक घटक मतलब कि जीवधारी किन किन रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके रासायनिक घटकों में होता है। और रासायनिक प्रक्रिया मतलब किससे मिलकर क्या बन रहा है। जैसे जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वायुमंडल से आपके सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी से मिट्टी, जल और मिट्टी की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो आपका जैव रसायन के अंतर्गत हम जीवधारियों के रासायनिक घटकों और सामाजिक रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दोनों का करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक क्रियाओं और उनके प्रमाणों का गणितीय विश्लेषण का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? जैव भौतिकी, जैव सांख्यिकी, बायोनिक्स, बायोनॉमी। तो चलिए बता दीजिए, जो जैविक क्रिया होते हैं और उनके प्रमाणों का जो गणितीय विश्लेषण किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपका जो जैव सांख्यिकी है, जैव सांख्यिकी के अंतर्गत हम जैविक क्रियाओं और उनके प्रमाणों का गणितीय अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। जैव सांख्यिकी, सांख्यिकी मतलब उनकी जो संख्या होती है, कितनी होती है और कितने क्षेत्रफल में फैले हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी जैव सांख्यिकी के अंतर्गत आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आणविक जीव विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का रासायनिक स्तर का अध्ययन, जीवधारियों के रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, जीवधारी व वातावरण के साथ अध्ययन, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आणविक जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए बता दीजिए, तो आणविक जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवधारियों का रासायनिक स्तर पर अध्ययन करते हैं। आणविक से आप समझ रहे होंगे, अणु जो होते हैं, अणु परमाणु जो होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक स्तर पर अध्ययन जो किया जाता है वो जीवधारियों का, वो आपके आणविक जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक सिद्धांतों तथा विविधता के आधार पर जैविक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? जीव भौतिकी, बायोनॉमी, इकोलॉजी, इथोलॉजी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। भौतिक सिद्धांत और विविधता के आधार पर जो जैविक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो जीव भौतिकी होता है उसके अंतर्गत हम भौतिक सिद्धांतों तथा विविधता के आधार पर जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, जीव भौतिकी। ओके, और बायोनॉमी, बायोनॉमी के अंतर्गत हम लोग जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किससे अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में? चलिए बता दीजिए कौन सा हो सकता है। और आपका इथोलॉजी जो होता है वो मानव और सभी जंतुओं के व्यवहार से संबंधित अध्ययन करते हैं और इकोलॉजी में आपका पर्यावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। भौतिक सिद्धांत और विविधता के आधार पर जो जैविक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जीव भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के नियमों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी, जीव भौतिकी। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो देख लेते हैं, पहला बायोनिक्स जो होता है उसमें जैविक में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो नहीं सकता। बायोनॉमिक्स के अंतर्गत हम जीवधारियों व वातावरण के साथ अध्ययन करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और आपका थर्ड है बायोनॉमी, बायोनॉमी के अंतर्गत हम जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। जीवन के नियमों का जो अध्ययन होता है वो आपका बायोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? इथोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं? मानव के व्यवहार का अध्ययन, सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इथोलॉजी के अंतर्गत हम मानव व जंतु के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो आपका मानव के व्यवहार का अध्ययन ये भी सही हो गया, सभी जंतु के व्यवहार का अध्ययन ये भी सही हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, एक और दो दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जैविक में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन, जीवधारियों व वातावरण के साथ अध्ययन, वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन, सूक्ष्म में जीवों का अध्ययन। तो आपको बताना है बायोनिक्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सेकंड है जीवधारियों व वातावरण के साथ अध्ययन। जीवधारी व वातावरण के साथ अध्ययन आपका किसके अंतर्गत आता है? तो आपका बायोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, जीवधारी व वातावरण के साथ अध्ययन। और वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन तो आपको पता है कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और आपके सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है वो सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका बचा क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है जैविक क्रिया में होने वाली जो होते हैं कार्य, गुण, पद्धति और का अध्ययन जो होता है वो बायोनिक्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माने जाते हैं? S.R. कश्यप, विलियम रॉक्सबर्ग, के.सी. मेहता, वीरबल साहनी। तो चलिए बता दीजिए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के जनक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, विलियम रॉक्सबर्ग ने जो है इनको हम भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक माने जाते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? के.सी. मेहता, पी. परिजा, डॉक्टर बी.पी. पाल, आर. मिश्रा। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। पादप शरीर क्रिया विज्ञान जिसे इंग्लिश में हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का अध्ययन हम जो है इनका जो जनक है वो पी. परिजा है। पी. परिजा जो होते हैं ये पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता माने जाते हैं। भारतीय आधुनिक शैवाल के पिता कौन है? M.O.P. अयंगर, डॉक्टर बी.पी. पाल, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, आर. मिश्रा। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए कि आधुनिक शैवाल विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। तो आधुनिक शैवाल विज्ञान जो होता है वो फाइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इसके जो पिता हैं वो आपके A.O.P. अयंगर हैं। A.O.P. अयंगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, M.O.P. अयंगर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका नाम दिया? आपको बताना इनमें से किस वैज्ञानिक हैं जो कोशिका नाम दिए? रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन, स्वान, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो कोशिका जो होती है जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक एवं मौलिक इकाई होती है जो विभिन्न पारगम कला से घिरी होती है और इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता भी होती है। और रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित कर कोशिका का नाम दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। और वनस्पति विज्ञान शास्त्री जो है स्लाइडेन हैं और जंतु विज्ञान शास्त्री आपके स्वान हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध कोशागार थियरी को प्रस्तुत भी किया था। तो आपका इसमें जो कोशिका नाम दिए थे वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशावाद या सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया? स्लाइडेन, स्वान, एक और दो दोनों। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन जो हैं ये वनस्पतियों का दिए हैं और जंतु विज्ञान शास्त्री जो हैं ये स्वान में 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध कोशागार थियरी की जो है प्रस्तुत किया था। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कोशिका जो होती है ये जीवधारियों के जैविक क्रियाओं की एक रचना और मौलिक इकाई होती है जो विशिष्ट पारगम कला द्वारा घिरी होती है और इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता भी होती है। और रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन एवं जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध कोशागार थियरी भी दिया था। और अधिकांश जो कोशाएं होती हैं वो आपका 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के व्यास के मध्य होती हैं। और मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किस चिड़िया का अंडा सबसे भारी और बड़ी बड़ी कोशिका होती है? हंस, बगुला, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन। तो चलिए बता दीजिए कि इनमें से कौन सा शरीर है, कौन सा जानवर है जिसका अंडा सबसे भारी और सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, थर्ड जो है राइट हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो होता है ये आपका चिड़िया से बड़ा अंडा देता है और भारी भी होता है, और इसका जो बड़ा कोशिका होती है, बड़ी कोशिका होती है, वो आपकी किस में होती है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन में थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका के अभाव में रखा गया है, अभाव में होता है? केंद्रक कला, केंद्रक, सुविकसित कोशिकांग, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने बताया कि जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वे होते हैं जो कोशिका में कोशिकाओं कहलाती हैं, जिनमें केंद्रक, क्रमशः केंद्रक तथा सुविकसित विशिकांग का अभाव होता है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जो 90 के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य होती जाती हैं और इनमें केंद्रक पदार्थ होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? इनमें से कौन सी कोशिकाओं में प्रोकैरियोटिक का अभाव होता है? तो आपका इसमें सभी जो होते हैं सभी में प्रोकैरियोटिक नहीं पाए जाते। इसमें केंद्रक कला भी नहीं होता, केंद्रक भी नहीं होता, और आपका सुविकसित कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। इन सब का अभाव होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने 70 प्रकार का राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव नहीं है? आपको बताएं इनमें से कौन से हैं जो प्रोकैरियोटिक जीविका के स्रोत नहीं है? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, सवाल। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा हो सकता है। तो मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं और रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आद्य होती हैं। इनमें केंद्रक पदार्थ स्वतंत्र रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं, अर्थात केंद्रक पदार्थ रूप जैसे प्रोटीन, डीएनए और आरएनए कोशाद्रव के सीधे संपर्क में रहते हैं। इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का आवरण होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा राइट हो जाएगा? चलिए बता दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक जीवों के उदाहरण जो होते हैं उसमें आपका जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज और आपका शैवाल, ये सारे आपके आ जाएंगे। ये सारे जो हैं जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज और शैवाल, ये सब आपके जो है प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो आपका सभी मतलब इसमें बताएं इनमें से कोई नहीं, गलत बताना है तो इनमें से कोई नहीं है, सारा जो है इनमें मैच करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? आपको बताना है यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 80S, 70S, एक व दोनों, ना तो एक ना तो। आप इसका आंसर दे दीजिए कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक कला, केंद्रक पूर्ण विकसित कोशिकांग भी पाए जाते हैं। इसमें 70-80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। तो आपका प्रोकैरियोटिक में कितना अंतर है? प्रोकैरियोटिक में आपका केंद्रक पदार्थ, केंद्रक कला, केंद्रक पूर्ण विकसित कोशिकांग जो है ये इन सारे चीज़ों को हटा के स्वतंत्र रूप में बिखरे हुए पदार्थ को रूप में दे दिए हैं। लेकिन आपका जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है उसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीवों में आपका 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें केंद्रक पदार्थ जो होता है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं बनते बल्कि केंद्रक द्रव्य के संपर्क में बनते हैं। यह इनमें गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण शैवाल तथा सभी विकसित जंतु और जातियाँ जो होती हैं विकास करती हैं कोशिकाएं होती हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। 70 प्रकार का जो राइबोसोम होता है वही आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में हिस्टीन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है? इनमें से कई लोग हिस्टोन प्रोटीन के बारे में पूछ लिए, तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका जो
यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत उदाहरण जो है ये शैवाल हैं तथा सभी विकसित जंतु और जीवाणु का कोशिकांग है। तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं इसमें हेट्रोन प्रोटीन पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण शैवाल तथा सभी विकसित जंतु और वनस्पति कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका के भाग में शामिल है? आपको बताएं इनमें से कौन है जो कोशिका के भाग में शामिल है? कोशिका भित्ति, जीवद्रव, रसधानियाँ, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो कोशिका की जो रचना होती है, कोशिका की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। इनमें अनेक संरचनाएं होती हैं और इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के निम्नलिखित 3 मुख्य कारक होते हैं, कोशिका भित्ति, जीवद्रव, रसधानियाँ, उपर्युक्त सभी। तो आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति को कहते हैं, कोशिका के सबसे बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं? प्राथमिक कोशाभित्ति, द्वितीय कोशाभित्ति, तृतीय कोशाभित्ति, मध्य पटल। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो किसी भी कोशिका की कोशाभित्ति को निम्नलिखित परतों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक कोशाभित्ति, द्वितीय कोशाभित्ति, तृतीय कोशाभित्ति और पटल, मध्य पटल। तो कोशिका की सबसे बाहरी पटल को प्राथमिक कोशिका भित्ति भी कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, जो बाहरी कोशिका भित्ति है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा, प्राथमिक कोशा भित्ति। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।